अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपको अपने सपनों से मोहब्बत है ही नहीं, और जिन्हें अपने सपनों से मोहब्बत ना हो वो कभी उन्हें हकीकत नहीं बना पाते। भीड़ का हिस्सा बने रहना है तो सिर्फ सपने देखिए, और अगर चैंपियन बनना है तो अपने सपनों से मोहब्बत करना सीखिए। अपने सपनों का ख्याल रखिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास सेट 1 जुलाई 2024 की डेट शीट बस आने ही वाली है, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सैंपल पेपर 1। तो जल्दी से रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर मेरे साथ ये पेपर करने के लिए। इस सेट 1 का सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 to 4 एंड चैप्टर 13 एंड 14। ये 6 चैप्टर्स सेट 1 में आएंगे। 40 मार्क्स का ये पेपर होगा, 90 मिनट्स का। अब की बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, पहले 20 मार्क्स का पेपर आता था लेकिन अब 40 मार्क्स का पेपर आएगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 1 मार्क, 12 to 14 2 मार्क्स, 15 to 17 3 मार्क्स, और 18 एंड 19 2 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, और लास्ट वाला क्वेश्चन 20 के स्टडी का होगा जो 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको टिक मार्क करना है, जो ऑप्शन सही है उस पर हम टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? हमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है। यहाँ पर देखिए √2 कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल, यानी अपरिमेय संख्या। √3 भी इर्रेशनल, अगेन √2 इर्रेशनल। ये तीनों ही नंबर्स अपरिमेय हैं। ये वाला नंबर बचा √9 क्या होता है? 3, और 2 + 3 की वैल्यू क्या बनेगी? 5 बनेगी, और 5 कैसी संख्या है? रैशनल, यानी परिमेय संख्या। ओके, सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 672 एंड 120 का हमें एलसीएम बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको एक ऐसी संख्या लेकर आनी है जो इन तीनों ही संख्याओं से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 6 के आपने फैक्टर्स बनाए, 2 3 = 6, 72 के भी आप ऐसे ही फैक्टर्स बनाएंगे, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 18 = 2 9 एंड 3 3 सिमिलरली 120 के भी आपको ऐसे ही फैक्टर्स बनाने हैं, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 से ये 15 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और 3 5 = 15। ओके, अब हम इन फैक्टर्स को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 6 = 2 × 3, 72 = 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है, तो ये बनेगा 2 की पावर 3, और 3 कितनी टाइम्स आया है? 2 बार, यानी 3 का स्क्वायर। ओके, 120 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 3 × 3 × 5, वो हम यहाँ लिखेंगे × 3 × 5। ओके, एलसीएम में आपको क्या लेना होता है? सभी फैक्टर्स लेने हैं आपको, और जो फैक्टर्स कॉमन है उनकी सबसे बड़ी पावर। यानी अब देखिए 2 2⁻³ 2⁻³, 2 सभी में कॉमन है और सबसे बड़ी पावर है 2⁻³, तो एलसीएम होगा 2⁻³ × 3 भी कॉमन है, और सबसे बड़ी पावर क्या है 3 की? 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर, और 5 भी आपको लिखना है क्योंकि एलसीएम में सभी फैक्टर्स लिखे जाते हैं, यानी × 5। अब बताइए 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 एज इट इज, 8 9 = 72, और 72 5 = 360। इट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर, दिस वन। ओके, एलसीएम कैलकुलेट करना बहुत इजी है। अगर आप फैक्टर वाले मेथड से करेंगे तो आप ऐसे करें, और अगर 6th 7th क्लास में आपने जो मेथड सीखा था वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ टिक मार्क करना है करेक्ट आंसर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दे रखा है। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनानी है द्विघात बहुपद, तो x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। और अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सम की क्या वैल्यू है? सम की वैल्यू है 4, तो आप सम के प्लेस पर क्या लिख देंगे? 4। P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी है? 1, गुणनफल है 1, तो ये 1। विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सो बी इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? अगर आपको ये रूल लर्न है तो आप बड़ी ही आसानी से इसमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन गिवन है और कंडीशन है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, मूल बराबर हैं। जब जब भी रूट्स इक्वल होते हैं इट मींस d की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर a, b और c कौन सी टर्म्स होती हैं? ये आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a की वैल्यू x स्क्वायर को आपको नहीं लिखना है, a की वैल्यू है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट यानी -2k, और 6 है c की वैल्यू। बस सिर्फ आपको ये सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है। b का स्क्वायर लिखेंगे आप -2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? k, और c की वैल्यू 6 यानी k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ओके, -2k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर माइनस 24k यानी 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहां से हमें k कैलकुलेट करना है। कॉमन ले आइए। क्या कॉमन आ रहा है? यहां से कॉमन आएगा 4k। क्या बचा? k माइनस, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और 4 6 जा 24। इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0। या तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर k माइनस 6 की वैल्यू 0 होगी। माइनस के नंबर राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाते हैं। यहां से k की वैल्यू आ गई है 6 और ये है k की वैल्यू 0। ये 4 0 से कैंसिल हो जाता है। अब ऑप्शन में देखिए k की वैल्यू 6, ये a इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? 0 इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, जो ऑप्शन लिखे गए हैं हम उनमें से करेक्ट आंसर बता देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यदि किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्यक दे रखे हैं, हमें उनका माध्य बताना है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच में जो कनेक्शन है वो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 3 टाइम्स माध्यक, यानी माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है मीडियन। 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये रूल आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ये बन जाएगा बहुलक प्लस 2 टाइम्स माध्य। ओके, इस फॉर्मूले में 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में से हमें 2 टर्म्स की वैल्यूज पता है। वैल्यूज पुट कीजिए। सबसे पहले माध्यक लिखा है और यहाँ पर 11, माध्यक के प्लेस पर आपको 11 लिखना है। 3 इंटू 11। बहुलक, बहुलक की वैल्यू है 17 प्लस 2 टाइम्स माध्य। अंडरस्टैंड? अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और माध्य की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी स्टूडेंट 17 प्लस 2 को 19 ना बनाए। ओके, पहले ये 17 इस तरफ आकर सब्ट्रैक्ट होगा। 11 3 जा 33 माइनस 17 इज इक्वल टू 2 टाइम्स माध्य। अंडरस्टैंड? अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 13 माइनस 7 6, 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स माध्य। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएंगे। 16 का हाफ 8 होता है, इसलिए माध्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ओके, so B is correct answer. Understand? Now
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। देखिए ध्यान से, हमें बताना है सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, दोनों का सम, लोअर लिमिट्स का सम। एक वैल्यू तो आप बहुत फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, किसकी? बहुलक की। बहुलक सबसे बड़ा नंबर, जो नंबर सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है। यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20। अब ये बहुलक वर्ग बन गया, ओके, यानी मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 15। हमें और क्या ढूंढना है? माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट। उसके लिए आपको इस टेबल को पहले ऐसे बनाना पड़ेगा और उसके बाद देखिए माध्यक ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। एक और कॉलम बनता है CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। इसमें फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखा जाता है और इन नंबर्स को ऐसे ऐड करना है। 15 + 10 25। अब जब आप इसमें 12 ऐड करेंगे 37, + 20 करेंगे 57, + 9 करेंगे 66। और अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाएं तो इट मीन्स आपकी एडिशन बिल्कुल सही है। और अब हमें यहाँ पर माध्यक वर्ग, हमें ये देखना है कि कौन सी लाइन हमारे काम की है। वो कैसे पता लगती है? यहाँ से, ये क्या लिखा? 66, इसका हाफ कर दीजिए। 66 का हाफ कितना होता है? 33। और 33 से जस्ट अबव नंबर आपको CF वाली लाइन में देखना है, यानी यहाँ पर 33 से जस्ट अबव ये वाला नंबर है। इट मीन्स ये वाली लाइन काम की है। यहां से माध्यक को ढूंढा जा सकता है, लेकिन हमें माध्यक यानी मीडियन को फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ ये इंटरवल चाहिए था, इसकी लोअर लिमिट चाहिए थी। लोअर लिमिट क्या है? 10। माध्यक की लोअर लिमिट 10, बहुलक की लोअर लिमिट क्या थी? 15, दोनों का सम 25। तो B इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फिलअप्स हैं। इसमें आपको ये डायग्राम गिवन है और हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का आपने 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब आपके पास ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो। लेकिन इस डायग्राम में कोई साइड्स नहीं दे रखी, तो फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? 9th क्लास से पहले छोटी क्लासेस में आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताइए इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? यहां से यहां तक इस ट्रायंगल की हाइट है 4, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस और पता लगाना है, तो देखिए बेस है यहां से B से C तक, ये वैल्यू 3 यूनिट्स, यहां से यहां तक ये 0 होता है, 0 से यहां तक ये 3 यूनिट्स है, और इस साइड -4, यानी एक तरह से ये 4 यूनिट्स है। ये 4 और ये 3, ये साइड टोटल 7 यूनिट्स है, 7 सेंटीमीटर, 7 यूनिट्स है। इट मीन्स बेस की वैल्यू क्या है? 7, और हाइट की वैल्यू क्या है? 4, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। So एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 14 स्क्वायर यूनिट्स। यहां पर आप लिख देंगे 14 स्क्वायर यूनिट्स, which is required answer. Okay, now question number 8. प्रोबेबिलिटी में से ये फिलअप बहुत बार पेपर में आता है और काफी इजी है, बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है प्रायिकता, और वो फटाफट से इसका आंसर बता देते हैं। किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी और उसके बराबर होती है तथा कौन सी संख्या से छोटी या उसके बराबर होती है? हाँ जी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही 1 से बड़ी होती है। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? 0 से बड़ी और उसके बराबर तथा 1 से छोटी, 1 से छोटी होती है प्रायिकता, यानी B इज करेक्ट। गलती से C को करेक्ट ना कर दें कि फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है, आपको गलत ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। ये आ गए हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल।
अगर ये कंडीशन है, क्या इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तब रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, यानी इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगी। अब बताइए कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होना, चाहे एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, सॉल्यूशन के होने को संगत होना या कंसिस्टेंट होना कहते हैं। अब बताइए a1 by a2 अगर इक्वल ना हो b1 by b2 के, तब क्या होता है? तब यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही आंसर होता है। और डायग्राम कैसा बनता है? ऐसा, दोनों लाइंस आपस में एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट होना यानी संगत होना। सेकंड, अगर ये वैल्यूज इक्वल हो जाएं, यानी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, तब हमें c1 by c2 की वैल्यू चेक करनी होती है कि वो भी इक्वल होगी या नहीं। वो हो भी सकती है और नहीं भी। अगर वो वैल्यू इक्वल हो जाए, c1 by c2 अगर इसमें इक्वल हो जाए, अगर ये वैल्यू c1 by c2 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है आपके पास इतने सारे सॉल्यूशंस होंगे कि आप उन्हें काउंट भी नहीं कर पाएंगे। और डायग्राम कैसा बनता है? एक लाइन के ग्राफ के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ आ जाता है। इट मीन्स हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन होने का मतलब कंसिस्टेंट, यानी अगर ये कंडीशन है और ये कंडीशन है तब इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। और एक कंडीशन बच गई, कौन सी? अगर ये नॉट इक्वल आ जाए, यानी ये क्वेश्चन वाली a1 by 2 b1 by b2 तो इक्वल है लेकिन c1 by c2 इक्वल नहीं है, तब इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और डायग्राम कैसा बनता है? इसमें डायग्राम बनता है टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जब सॉल्यूशन नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कंसिस्टेंट। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, भाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 2/3 होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। जब भी आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, हमें प्रायिकता बतानी है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, और जो बच गए वो सारे कंपोजिट। 1 को ध्यान रखिए, 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट में। ओके, 2 कैसा नंबर है? प्राइम। 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब है भाज्य संख्या, वो संख्याएं जो अपने आप से और 1 से तो डिवाइड होती ही हैं, साथ ही किसी और संख्या से भी डिवाइड होती हूँ। आपके फेवर में सिर्फ 2 ही केस हैं, लेकिन टोटल केस कितने हैं? 6। जब आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो प्रायिकता बनेगी 1/3। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 2/3। ये तो गलत हो गया। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण यानी असर्शन और रीजन। चलिए रीड करते हैं। √3 एक अप्रिमेय संख्या का उदाहरण है। ये बात बिल्कुल सही है। √2, √3, √5, √7 अप टू सो ऑन, ये सभी नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। रीजन देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। इसने कहा है सभी ऑल पॉजिटिव नंबर्स। 1 का आपने वर्गमूल किया, ये वर्गमूल करना है, आंसर क्या आएगा? 1। क्या 1 अपरिमेय संख्या है? नहीं, 1 अपरिमेय संख्या नहीं है, 1 तो परिमेय यानी रेशनल नंबर है। चलिए थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। √2 कैसी संख्या है? इर्रेशनल। √3 इर्रेशनल। लेकिन √4 का आंसर क्या होता है? 2, और वो कैसी संख्या है? रेशनल। ओके, यानी ये जो R है ये R गलत है। इसने लिखा है सभी पॉजिटिव नंबर्स के अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वर्गमूल नहीं होती। देखिए
√4 रेशनल होता है, परिमेय होता है, ये भी परिमेय होता है। इट मीन्स ए तो सही है और आर गलत है। अभी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, सो सी इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड नाउ? ये इंग्लिश में है इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। √3 इरेशनल नंबर है, ओके, लेकिन स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ये बात गलत है, और सो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 to 14 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, 2 इक्वेशंस गिवन है, सिंप्लीफाई करना है, बड़ी ही आसान सी बात है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इस 4 को आप इस कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 13 4 ज़ा 52, और इसे आप मल्टीप्लाई करें 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, कंप्लीट इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, ऐसे। अंडरस्टैंड? काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर y से y ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर, 15 + 8 23, x इज इक्वल टू 46। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में, 23 2 ज़ा यानी x की वैल्यू 2। x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं इसे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन बना दें तो आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पर आपको 2 पुट करना है, जहां जहां x वहां वहां 2, ये देखिए एक ही प्लेस पर है। 2 × 2 + 3y इज इक्वल टू 13, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस का 13 - 4, 13 - 4 की वैल्यू 9। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 9 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। जब भी बीच में इक्वल का साइन हो आप हमेशा दिस इंप्लाइज का साइन लगाएं। यहां से y की वैल्यू 3 आ गई है, यहां से x की वैल्यू 2 आ गई है, यही हमें कैलकुलेट करना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया जब सब कुछ बराबर हो जाता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब इतने आंसर्स होते हैं कि आप उन्हें गिन भी नहीं सकते। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, अगर ऐसा है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात, यहां से आप a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये सभी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये है हमारे पास इक्वेशंस। यहां से a1 की क्या वैल्यू आएगी, के x के कोफिशिएंट को a1 कहा जाता है। b1 की क्या वैल्यू होगी 3, c1 की क्या वैल्यू है -k - 3। नाउ a2 ये 12, b2 प्लस का k और c2 माइनस की, ये सभी वैल्यूज लिखने के बाद हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इनकी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, a1/a2 का मतलब k/12, 3/k, k/12, 3/k इज इक्वल टू c1/c2। देखिए क्या होगा, -k - 3 और -k, -k - 3 और -k, ओके। इन दोनों से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले हम ये वाली दोनों टर्म्स लिख लेते हैं। k/12
इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k और k की मल्टीप्लाई k स्क्वायर और 12 3 जा 36, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-6, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर से अंडर रूट बनाते हैं तो प्लस माइनस के दो साइन आते हैं। अब हम इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे 3/k, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, k-3 डिवाइडेड बाय k। अंडरस्टैंड? एक बात का हमेशा ध्यान रखें, डिवाइड में k है, k को k से कैंसिल ना करें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी एक वैल्यू मिस हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k इज इक्वल टू k की मल्टीप्लाई इन दोनों से k स्क्वायर -3k, प्लस का नंबर उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा और -3 -6k इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आएगा k -6 बचा। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब होता है? आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0। या तो k की वैल्यू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू 0 है और माइनस का 6 उधर जाकर +6 में चेंज हो जाएगा। इन दोनों में से एक वैल्यू सही होगी। ओके, अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। फर्स्ट और थर्ड नंबर भी आपको इक्वेट करने हैं, दोनों को इक्वल लीजिए। k/12 इज इक्वल टू k-3 डिवाइडेड बाय k। क्योंकि यहां से आंसर आया है +-6, यहां से आंसर आया है 0 और 6, तो क्या करें? अभी आपको एक टर्म और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब फाइनल आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर k स्क्वायर और 12 की जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36। ओके, प्लस के नंबर इस तरफ आकर माइनस में चेंज, माइनस वाले नंबर इस तरफ आकर प्लस में चेंज हो जाएंगे ऐसे। और अब जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के लाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई 36 आती हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 12 आता हो, तो ऐसी संख्याएं हैं -6 -6, तो वो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं ऐसे। अगेन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड, यानी दोनों ही जगह से हमारे पास आंसर आया 6। अंडरस्टैंड? अब सही आंसर वो होगा जो इन तीनों में है, 6 6 और 6। अंडरस्टैंड? यहां पर हमसे k की वैल्यू पूछी गई थी, k के किस मान के लिए, तो आप लास्ट में लिख देंगे so k इज इक्वल टू 6। लास्ट में आप लिख दें so k इज इक्वल टू 6 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट 5 -√3 को इर्रेशनल नंबर दिखाना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की आप बहुत प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की है तो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। तो आप क्या लिखेंगे? माना लेट 5 -√3 एक प्रीमेय संख्या है, रैशनल नंबर मान लेंगे हम इसे। और रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? p/q टाइप के। इट मीन्स 5 -√3 इज इक्वल टू a/b या फिर p/q भी आप लिख सकते हैं। b 0 नहीं है, a और b क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स, यानी सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक का क्या मतलब होता है? जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन हो, जो किसी और संख्या से भाग ही ना हो, किसी और से भाग ही नहीं हो रहे, उन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो सिर्फ 1 है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले √3 को उस साइड ले जाएं और a/b को इस तरफ ले आए, 5 - a/b। ओके, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर b, ये बनेगा 5b - a इज इक्वल टू √3। बस दैट्स इट। आगे आपको सिर्फ कुछ लाइंस लिखनी है और ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और लाइंस क्या लिखेंगे? a और b क्या हैं? को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो इट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये क्या होना चाहिए? देखिए, ये भी पूर्णांक है, अंश भी और हर भी पूर्णांक है, और
पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यानी लेफ्ट साइड क्या बन गई, परिमेय संख्या। तो राइट साइड को भी क्या होना पड़ेगा, परिमेय संख्या होना पड़ेगा। लेकिन हमें तो पता है √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर। ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे परंतु ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं, अतः 5b माइनस ए, अतः 5b माइनस ए डिवाइडेड बाय बी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर लेफ्ट साइड परिमेय संख्या है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। दिस इंप्लाइज √3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये बात तो गलत है, जो कि गलत है। इसका क्या मतलब हो गया, हमने जो शुरू में मान लिया था हमारा माना हुआ ही गलत है। अतः हमने शुरू में क्या मान लिया था, हमने शुरू में मान लिया था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ये बात गलत है, अगर ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी। ओके, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इतना आप लिखेंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी 15 to 17 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए अब ध्यान से, ये अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल है। एक पासे को फेंका गया, हमें बताना है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अभाज्य संख्याएं, अभी अभी मैंने आपको बताया, जब भी आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल 6 केस होते हैं। उनमें से अभाज्य संख्या कौन सी, प्राइम नंबर्स। प्राइम 1 किसी में नहीं होता, ये प्राइम और ये प्राइम। यानी आपके फेवर में कितने केसेस हुए, 3। टोटल केसेस कितने हैं, 6। इट मींस प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/6। ओके, इसमें आप लिखने के लिए क्या करेंगे, आप सिर्फ ऐसे लिख दें, P ब्रैकेट अभाज्य संख्या इज इक्वल टू 3/6। इसे आप कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। आप इससे पहले इस क्वेश्चन के लिए ये लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याएं। आप बता सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम हैं, 2, 3, 5। ओके, फिर ये काउंटिंग में 3 हो गए तो 3/6 यानी 1/2। नाउ सेकेंड पार्ट, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखिए 3, 4, 5। यानी अगेन फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 3, और टोटल केसेस कितने हैं, 6। तो सेकंड पार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 और 6 के बीच संख्याएं। पहले आप संख्याएं बता दीजिए और उसके बाद उसकी प्रायिकता। 3, 4, 5, अतः प्रायिकता, इसकी प्रायिकता भी अगेन 3/6 हो जाएगी, यानी 1/2। अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड पार्ट, ये भी इजी है, एक विषम संख्या। विषम संख्याएं होती हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब इनमें कौन कौन है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ओड संख्याएं 1, 3, 5। तो आप क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट, विषम संख्याएं इज इक्वल टू 1, 3, 5। अतः प्रायिकता 3/6 यानी अगेन 1/2। इन सभी पार्ट्स का आंसर 1/2 आ जाएगा।
ये वाला पार्ट आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। ओके, ये वही स्टेटमेंट इंग्लिश में, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी 1/2, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सही है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, 4x² - 4x + 1, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने का आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। पहले उसके लिए d कैलकुलेट करना होगा और d के लिए हमें चाहिए a b c। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 और d क्या होता है b² - 4ac। ओके, b की वैल्यू क्या -4, आप -4 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे और c की वैल्यू भी यहाँ लिखी जाएगी। तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी, b² - 4ac यानी -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू 1 है। ऐसे ये d कैलकुलेट किया जा रहा है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 यानी d की वैल्यू क्या आ गई 0। और जब जब भी d 0 के बराबर होता है तो मूल यानी शून्य क्या होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ओके, आप क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद के मूल बराबर हैं। इसके जो शून्यक हैं वो दोनों आंसर जो हैं वो सेम है, बराबर भी हैं और वास्तविक भी हैं। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -b + -√d डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। d की वैल्यू 0 आ चुकी तो ये वैल्यू फिनिश हो जाएगी। जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, -b/2a और -b/2a। a और b की वैल्यूज हमें पता है, हम जैसे ही यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट करेंगे x की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4 यानी 2 × 4। ओके, एक माइनस पहले से ही था, ये वाला माइनस, और ये b की वैल्यू में माइनस वो है, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी सेम माइनस माइनस प्लस, यानी इसके आंसर्स आ गए 1/2 1/2। ओके, अब हमें रिलेशनशिप के बीच में कनेक्शन देखना है, सम और प्रोडक्ट वाला जो रिलेशन है क्या वो सही है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सम का क्या फॉर्मूला होता है, सम का रूल होता है -b/a। ओके, और प्रोडक्ट यानी गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं सम। दोनों आंसर्स हैं 1/2 1/2, इनका हमने सम लिख दिया 1/2 + 1/2, और -b/a के लिए आपको a और b की वैल्यू चाहिए, अगेन -b/a, -4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर आप सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे a और b की, 1/2 1/2 यानी हाफ में हाफ ऐड किया तो आंसर बना 1 = माइनस माइनस प्लस, ये दोनों भी कैंसल, ये भी 1, ये बात तो सच हो गई, 1 1 के इक्वल होता है, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट को, इन दोनों की प्रोडक्ट = c/a। c की वैल्यू 1, ये वैल्यू रखनी है अब आपको, और a की वैल्यू 4, c की 1, a की वैल्यू 4। अब बताइए 2 2 जा 4, और इधर भी 1/4, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था
कि सम और प्रोडक्ट का जो रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, वो सही है या नहीं? ये बिल्कुल सही है। ना क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुने। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, खर्चों का अनुपात 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपीज उसकी अगर सेविंग है, तो हमें ये बताना है कि उनकी मंथली इनकम यानी मासिक आय क्या होगी। जब जब भी रेशो वाला सवाल आ जाए, आपको अपनी तरफ से उस रेशो के साथ एक्स लगाकर वो वैल्यू मान लेनी है। यानी आप क्या लिखेंगे, लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन, माना दो व्यक्तियों की आय। नाइन रेशो 7 का मतलब है 9x, 7x। ओके, उनके खर्चे, देयर एक्सपेंडिचर्स, उनके खर्चे का क्या रेशो है? उनके खर्चे का रेशो है 4:3, 4y और 3y। इनकम में हमने x लिखा है, खर्चे में हमने y लिखा है, और अब दोनों की जो सेविंग है वो सेम है, 2000 रुपीज। पहले व्यक्ति की कमाई है 9x, उसके खर्चे हैं 4y। अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो आपके पास सेविंग्स आ जाएंगी। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9x क्या है? इनकम, 4y उनका खर्चा। इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो सेविंग्स आ गई। सिमिलरली 7x माइनस 3y ये भी 2000 है। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, जो भी मेथड आपको इजी लगे। देखिए ये 9 है, यहाँ 7 है, तो क्या करें, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इस फुल इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 63, 28, 14,000। और जब आप इस फुल इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अगेन 63, 27, 18,000। ऐसा करने से हमने x के कोफिशिएंट्स तो इक्वल कर लिए, लेकिन उनके साइन भी सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ हमने साइन चेंज कर दिए। यानी सब्ट्रैक्टिंग आप लिख सकते हैं घटाने पर। घटाने पर देखिए क्या बनेगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। -28 प्लस 27 का आंसर होता है -1, यानी ऐसे। और 14 माइनस 18 माइनस का 4000, यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 4000 आ गई। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, हमें उनकी मासिक आय ज्ञात करनी थी, यानी हमें 9x और 7x फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं, जहां हमने अभी y की वैल्यू कैलकुलेट की वहां आप डायरेक्ट x की वैल्यू कैलकुलेट करें। y की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ आय, सिर्फ इनकम पूछी गई है। अगर खर्चे पूछे जाएं तब आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले पोर्शन को हटा सकते हैं, सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए क्या करना होगा, y को गायब कर दीजिए। और अगर आप यहीं से इस क्वेश्चन को आगे करें तो y की वैल्यू 4000 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम यहां से गायब करेंगे y को। x की वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं और उसे 9x और 7x में पुट कर देंगे। यहां से y गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट इक्वेशन को इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड को यहाँ 4 से। ओके, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8।
साइन चेंज करने ही पड़ेंगे, सब्ट्रैक्टिंग घटाना ही पड़ेगा। अब की बार ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए। 27 माइनस 28 माइनस का x, 6 माइनस 8 माइनस 2, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई है 2000। ओके, हमसे पूछी गई थी मासिक आय, अतः तो मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति की मासिक आय, बस आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। अब पहले व्यक्ति की मासिक आय क्या है 9x, तो 9 इंटू 2000 18,000। ओके, सिमिलरली सेकेंड लाइन आप खुद लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय वो कितनी है, 9 रेशो क्या था 7x, तो अब की बार 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से, 7 इंटू 2000, यहां पर आप लाइन खुद लिख ले, अतः दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7 2 14, ओके 14,000, बस यही हमें फाइंड करना था, इतना सा ये क्वेश्चन है। नाउ सेक्शन डी, 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये इक्वेशन गिवन है और हमें इसका विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर वे वास्तविक हैं यानी रियल हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। सिंपल सी बात है, जैसे अभी आपने एक और क्वेश्चन में डी कैलकुलेट किया था वैसे ही डी कैलकुलेट कर लीजिए। और डी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए बी सी। बताइए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1/3। डी कैसे कैलकुलेट होगा, बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू हमने पुट की, ए की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, 3 से 3 भी काटा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर फिनिश, 4 - 4 का आंसर 0। ये तो अच्छा हो गया, डी की वैल्यू 0 आ गई, यानी मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं और वास्तविक भी हैं, रियल भी हैं। ओके, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः मूल बराबर और वास्तविक हैं। हमसे कहा गया है कि अगर वे वास्तविक हैं तो उन्हें फाइंड करो, उन्हें ढूंढ के लाओ। अभी ढूंढ लाते हैं। x का हमारे पास फॉर्मूला है, बताइए कौन सा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। हमेशा याद रखें, जब भी आपको मूल, शून्यक, रूट्स, जीरोज फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। d की वैल्यू 0, √0 फिनिश, -b/2a, यही बनेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल। अब हमें a और b की वैल्यूज पता है, ये रखी, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 3, तो यहाँ पुट कर देते हैं। b की जगह -2 रखा, a का डबल किया, 2 3 6, या फिर आप 2 × 3 लिख लें, -2 2 × 3, 2 से 2 कट, माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आ गया 1/3 1/3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गई हैं x की वैल्यूज, यही आपको फाइंड करनी थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये एक डाटा गिवन है और हमें इसमें फाइंड करना है बहुलक। बहुलक का मतलब मोड, ये बिल्कुल ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बहुलक में आपको कोई नया कॉलम नहीं बनाना होता, आपको सिर्फ इसका रूल याद होना चाहिए। बताइए बहुलक का यानी मोड का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो मुझसे पहले अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय डबल F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये सभी वैल्यूज कहां से आएंगी, देखिए ध्यान से, इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन है 20, यानी ये लाइन हमारे काम की है, और जब हमें काम की लाइन मिल जाती है तो हमें ये काम की वैल्यूज भी मिल जाती हैं। इस
इंटरवल में जो छोटी वैल्यू है लोअर लिमिट एल की वैल्यू है 125, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है f1, ऊपर वाली f0 और ये वाली f2, ये ओके। और h क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस 125 और 145 के बीच में 20 का डिफरेंस है। इट मींस h की वैल्यू 20, f0 की 13, f1 20, f2 14। ये सभी वैल्यूज अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, बहुलक आ जाएगा। L कितना है 125 प्लस प्लस f1 में से f0 घटाइए, f1 में से 0, 20 माइनस 13, f1 का डबल करना है। f1 कितना है 20 और 20 का डबल लिख दीजिए आप यहाँ पर डायरेक्ट 40, उसमें से f0 और f2 को माइनस करना है। f0 13, f2 14, 13 और 14 को माइनस कर देंगे और h की वैल्यू कितनी है 20। अंडरस्टैंड, सिर्फ वैल्यूज को अच्छे से ध्यान से आपको रखना है और इसे कैलकुलेट करना है। 125 एज इट इज, 20 माइनस 13 7, इन दोनों का सम 27 और 40 में से आप 27 को माइनस करें 13, तो 7/13 इंटू 20। अंडरस्टैंड, 27 सा इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, यानी 125 प्लस 140/13। 140 को आप 13 से डिवाइड करके ये वैल्यू डेसिमल में कैलकुलेट कर लें। 125 प्लस 13 1 जा 0.76। जैसे ही आप 125 में ये नंबर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 135.76, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये है बहुलक 135.76। बस इतना सा आप क्वेश्चन करेंगे और आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये रूल अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, 4 3 12, 12 मार्क्स की केस स्टडी आएगी आपके फाइनल एग्जाम में। फिलहाल इस पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का। क्वेश्चन नंबर 20, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। दोनों फैमिलीज डिसाइड करती हैं कि वे अमृतसर जाएं। उन दोनों की अपनी गाड़ी है। राज की जो कार है वो ट्रेवल करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, अजय की कार 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, वो उससे ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है। यानी अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, राज को 4 घंटे ज्यादा लगे, जो स्लो चलेगा उसे टाइम तो ज्यादा लगेगा, अजय से 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। बिल्कुल आसान काम है, आपको टेंशन लेनी ही नहीं। एक तरफ लिख लेना है राज और एक तरफ लिख लेना है अजय। ओके, बताइए अब राज की कार की स्पीड कितनी है, ये x किलोमीटर पर आवर। अजय की कार की स्पीड क्या हो जाएगी, इससे 5 किलोमीटर मोर, x प्लस 5। अंडरस्टैंड, डिस्टेंस दोनों का सेम है, दोनों एक ही प्लेस पर जा रहे हैं। डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। ओके, चलिए टाइम चेक कर लेते हैं, किसको कितना टाइम लगेगा। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, चलिए डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। आपको डिस्टेंस की स्पेलिंग आती है, जरूर आती होगी, DISTANCE, डिस्टेंस। इसमें क्या खास है, इसमें खास है S और T, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमें यहाँ से टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में चले जाते हैं और फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अंडरस्टैंड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां से टाइम हमने लिख दिया, डिस्टेंस यानी 400 और स्पीड है x, ये h फॉर आवर। सिमिलरली
इसका टाइम होगा 400 अपॉन x प्लस 5 आवर। ये हमने दोनों का जो भी डाटा दे रखा था वो लिख लिया। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। अजय की कार ने 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, देखना एक बार। अजय, टाइम 1 घंटे में, ये स्पीड देखिए, 1 घंटे में, 1 आवर का मतलब है 1 घंटे में उसने x प्लस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इट मीन्स अगर 1 घंटे में वो x प्लस 5 किलोमीटर जा रहा है तो 2 आवर्स में कितना जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 5, यानी दिस। A is correct answer. Understand? Now second question. Which of the following quadratic equation describe the speed of Raj car? हमें बताना है कि राज की कार की इनमें से कौन सी इक्वेशन है। तो चलिए इसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, राज को 4 घंटे ज्यादा लगे, ये है राज और ये है उसका टाइम। अगर आप इस टाइम में से 4 को लेस कर दें, 4 घंटे इसे ज्यादा लगे, इसमें से अगर आप 4 घटा दें तो फिर ये आ जाएगा। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर हंड्रेड बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 400 अपॉन एक्स प्लस 5। अंडरस्टैंड? सिंपल, आपको एलसीएम लेना है और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पर x है, ये x प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 400 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4, इसके साथ ये दोनों ही नंबर्स आ जाएंगे, x और x प्लस 5, पूरा एलसीएम आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस 5 तो हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, वो वहां लिखा जाएगा 400x। जब आप इक्वल के दोनों साइड एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम गायब हो जाता है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये सिंप्लीफाई कीजिए, 400 की दोनों से मल्टीप्लाई, 400x प्लस 2000, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, 4x और x की मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर होगी और 5 4 जा 20x इज इक्वल टू 400x। ये 400x इस वाले 400x से कट जाएगा, ये नंबर्स माइनस के हैं, दूसरी साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएंगे, यानी 4x स्क्वायर प्लस 20, ये प्लस का नंबर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 2000 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन लिख लें, 4 5 जा 20 और ये बनेगा 500। ओके, ये 4 तो 0 से कैंसिल हो जाएगा और अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास 4 इक्वेशन, कौन सी आई है इनमें से बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ 4 को कॉमन लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। राज की कार की स्पीड बतानी है। चलिए बता देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी इक्वेशन आप लिख कर आए हैं, जो आपने इससे पहले यहाँ सोल्व की है, प्लस 5x माइनस 500 वाली, इसके हम आगे फैक्टर बना देते हैं। फैक्टर मतलब ऐसे दो नंबर्स फाइंड करके लाइए जिनकी मल्टीप्लाई आती हो माइनस 500 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए प्लस का 5। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 25 और 20, 25 और 20। ओके, 25 और 20 जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 माइनस का लिखेंगे तो 5 भी आ जाएगा। यानी हमारे पास नंबर्स हैं x प्लस 25, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने ये डायरेक्ट रूट्स लिख दिए। अगेन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 25, यहाँ से x की वैल्यू आई 20।
लेकिन x क्या है, कार की स्पीड, और स्पीड कभी भी माइनस की नहीं होती, तो ये वैल्यू रिजेक्ट और ये वैल्यू सिलेक्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x क्या था देखिए, x किसकी कार की स्पीड है, x है राज की कार की स्पीड, और हमसे थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राज की कार की स्पीड। ओके, यानी x की वैल्यू हमारे पास कौन सी सही आई है, 20 किलोमीटर पर आवर। सो A इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अजय को 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, अजय की कार का टाइम। चलिए लेकर आते हैं अजय की कार का टाइम। अजय की कार का टाइम है 400 अपॉन एक्स प्लस 5 आवर, 400 अपॉन एक्स प्लस 5, 400 प्लस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5, ये है अजय की कार का टाइम। x की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करके आ चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में। x की वैल्यू क्या है 20, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दें, 400 अपॉन 20 प्लस 5। कोई भी स्टूडेंट 5 को 400 आपस में कैंसिल ना करे कि जल्दी जल्दी में 5 8 जा 40 और 0, गलत क्वेश्चन, बिल्कुल गलत। 20 और 400 को कैंसिल नहीं करना, क्यों, क्योंकि बीच में कौन है, प्लस। ओके, यानी आपको सिर्फ 400 अपॉन 20 प्लस 5 जो आपने लिखा है, इसमें 20 और 5 को पहले ऐड करना है। 20 प्लस 5 कितना बनेगा 25। अब कैंसिल करें, 25 वन जा 25, 25 6 जा 150, 16 आवर। इसलिए अजय की कार को 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 16 आवर लगेंगे। अंडरस्टैंड। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश और ये पेपर भी। अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।